औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं वो पीडियाट्रिक्स है और इसके अंदर जो चीज़ हम पढ़ेंगे टॉपिक वो मसल डिस्ट्रॉफीज़ है हमारी। ठीक है, मसल डिस्ट्रॉफीज़ देखेंगे, जितनी हो जाती हैं 6 में से 3 हो जाती हैं, 2 हो जाती हैं, वो हम देख लेते हैं। मसल डिस्ट्रॉफीज़ के बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ प्राइमरी मसल डिसऑर्डर दैट हैव हेरिडिटरी बेसिस। ये प्राइमरी मसल डिसऑर्डर है, मतलब सेकेंडरी नहीं है, मतलब ये मेनली मसल के ऊपर ही प्रॉब्लम होती है और ये जीन्स और हेरिडिटरी बेसिस इसके अंदर आ जाती हैं। दीज अकर एट ऑल एजेस विद वेरी डिग्री ऑफ सिविरिटी। ये किसी भी एज में हो सकती है मसल डिस्ट्रॉफी। आज हम सारी मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है, और किसी भी एज में हो जाती है और इनकी जो सिविरिटी है वो वेरी करती है। किसी को बहुत सीवियर किस्म की डिस्ट्रॉफी होती है, किसी को नहीं। तो मसल डिस्ट्रॉफी में ग्रुप ऑफ हेरिडिटरी प्रोग्रेसिव डिजीज़, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू वाइज हम लर्निंग पर्पज़ के लिए देख रहे हैं। ये प्रोग्रेसिव है, मतलब एक एक जगह पर नहीं रुकती है, ये डिज़ीज़ बढ़ती जाती है। सीपी चाइल्ड वो जो है वो नॉन प्रोग्रेसिव है, ठीक है। स्पाइनल बाइफिदा भी नॉन प्रोग्रेसिव है। वैसे एक मिसाल मैंने आपको दिया हमारे सिलेबस में है, ठीक है। लेकिन जो ये मसल डिस्ट्रॉफीज़ हैं ये प्रोग्रेसिव हैं, ये इस तरह से याद रखना है। वो तो यूनिक फिनोटिपिक एंड जेनेटिक फीचर्स, और इनके जो फिनोटिपिक फीचर्स होते हैं और जेनेटिक फीचर्स यूनिक होते हैं। फिर ये 10 डिस्ट्रॉफीज़ के नाम लिखे हुए हैं। ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी है, बैकर्स मसल डिस्ट्रॉफी है, एम्ब्रे ड्राइफस है, फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल है, ठीक है, और स्कैपुलो पिरोनियल है, फिर ऑक्यूलो फिरेंजियल है, कंजाइटल मसल डिस्ट्रॉफीज़ है, कर्न्स सायरी है, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और लिम्ब गर्डल है। जितनी हमसे अभी हो सकती हैं वो हम देख लेते हैं। ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी काफ़ी लेंथी है, तो इसको देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। ऑल्सो कहा तो ज्यूडो हाइपरट्रॉफिक मसल डिस्ट्रॉफी, इसको उन्होंने जो नाम दिया है वो ज्यूडो हाइपरट्रॉफिक का नाम दिया है। जो बच्चा होता है वो फॉल्स हाइपरट्रॉफी हो जाती है, उसके जो खास तौर पर जो काफ मसल्स होते हैं ऐसे फूले हुए हाइपरट्रॉफी हुई होती है। देखने में तो लगता है बच्चा बड़ा सेहतमंद है, लेकिन वो जूडो हाइपरट्रॉफी होती है, उसके अंदर ताकत वगैरह स्ट्रेंथ कोई नहीं होती। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, ये एक्स लिंक्ड होता है, ये वाई लिंक्ड नहीं है, ये एक्स लिंक्ड है। और इंसिडेंस उसने हमें बता दिया है 30 पर 1 लाख लाइव बॉर्न मेल्स, 1 लाख में से 30 लोगों को ये हो जाता है और ये मेल के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो उन्होंने ये जो इंसिडेंस बताया वो मेल में बताया और ये एक्स लिंक्ड है। अगर मेल अपना एक्स क्रोमोसोम देता है, एक्स देता है, तो उसके बच्चों में होगा, उसकी जो बेटी होगी उसके अंदर होगा, ठीक है। फिर नो एबनॉर्मलिटी इज़ यूजली ऑब्वियस एट बर्थ, बर्थ पे कोई नहीं पता चलता। मसल डिस्ट्रॉफी है, कोई बच्चा पैदा हुआ है उसको ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी है, कोई नहीं पता चलेगा। लेकिन जब वो 2 साल का होता है, जब बॉय बिगन वॉकिंग द अर्ली क्लम्सीनेस इज सीन, जब वो चलना शुरू करता है तब प्रॉब्लम नज़र आना शुरू होती है, तब उसकी वॉक में गेट में क्लम्सीनेस सी नज़र आती है, ठीक है, जब वो 2 साल का होता है। सून द चाइल्ड नीड्स टू प्लेस वन हैंड ऑन द नी टू एज्यूम एन अपराइट पोजीशन। तो ये गोवर्स मैन्यूवर इसमें याद रखना होता है। जो बच्चा होता है उसको अपने घुटने पे हाथ रख के खड़ा होने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो द चाइल्ड नीड्स टू प्लेस वन हैंड ऑन द नी, वो एक हाथ तो अपने घुटने पर रखता है जी, ताकि वो अपराइट पोजीशन कर ले राइजिंग फ्रॉम द फ्लोर। इसको गोवर्स मैन्यूवर कहते हैं। ये उसने दिखा भी दिया है किस तरह लेटा हुआ है, घुटने थोड़ा हाथ उसने नीचे ज़मीन पर रखे हैं। ये जो थर्ड पिक्चर में उसने दिखाया है कि हाथ ऐसे ज़मीन पर रखेगा, फिर अपने घुटने के ऊपर हाथ रखेगा और फिर ऐसे खड़ा हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है जी इलियोटिबियल बैंड और हील कॉर्ड्स आर द फर्स्ट टू बिकम टाइट। ये एमसीक्यू वगैरह आ सकते हैं कि जो आईटी बैंड है और जो हील कॉर्ड है, या नोट आ सकता है कि जो आईटी बैंड होगा और जो हील कॉर्ड्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं ऐसे बच्चों के अंदर। ये सबसे पहले ये सिम्टम आता है। आप किसी से पूछ भी सकते हो कि क्या आपका हील कॉर्ड टाइट तो नहीं है पीछे से, एचएलिस टेंडन वाला रीजन, ठीक है। और 5 से 6 ईयर्स ऑफ एज स्टेयर क्लाइंबिंग बिकम लेबर, जब बच्चा 5 से 6 साल का होता है। 4 ईयर में तो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं ना, लेकिन 5 से 6 साल का जो बच्चा होता है उसको सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं। चिल्ड्रन यूज़ रेलिंग टू पुल themselves upward, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे होते हैं। 5 से 6 साल का बच्चा रेलिंग को पकड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है। बट द एज ऑफ 6 से 7 ईयर्स, लेकिन जब वो 6-7 ईयर्स का होता है जी, बॉय ऑफन कंप्लेन्स ऑफ सडन स्पॉन्टेनियस फॉल, जब वो 6 या 7 साल का बच्चा हो जाता है तो उसका वो गिर जाता है, उसकी इतनी एनर्जी नहीं रहती, वो गिर जाता है। फिर 8 से 10 साल का जो बच्चा होता है सीज टू बी एबल टू क्लाइंब स्टेयर्स और स्टैंड अप फ्रॉम द फ्लोर। तो जो बच्चा 8 से अब 10 साल, हमने 5 से 6 की बात की, तो उसको अभी अभी वो बच्चा शुरू में ये बच्चे ठीक होते हैं, शुरू में ठीक है, जो उनकी उम्र ज़्यादा हो रही है वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन की तरफ जा रहा है। 6 साल में 6 से 5-6 का बच्चा सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, लेकिन जब वो 6 से 7 का हुआ तो वो गिरना उसका शुरू कर दिया। और फिर जब 8 से 10 साल का बच्चा हो जाता है तो उसको स्टेयर्स तो वो बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाता, ना ही वो स्टैंड अप करता फ्रॉम द फ्लोर। ज़मीन पर अगर बैठा हुआ है तो वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा। इट इज़ ऑलमोस्ट दिस टाइम बाय विच दे बिगन टू यूज़ द व्हील चेयर, और इस वक्त ये क्या होता है कि 8 से 10 साल का बच्चा फिर व्हील चेयर पर आ जाता है।
फिर आगे लिखा हुआ है कि कंट्रैक्चर्स ऑफ हिप, जो कंट्रैक्चर्स हो जाते हैं हिप के, नी के, एंकल के, बिकम स्फीयर व्हेन रिलेटिवली अनट्रीटेड। चाइल्ड स्पेंड्स मच ऑफ द डे इन द व्हील चेयर, क्योंकि अब वो व्हील चेयर पे चला गया, 8 से 10 साल का बच्चा व्हील चेयर पे चला गया। अब उसको जो हिप के कंट्रैक्चर्स हो गए हैं, अब उसको जो नी के कंट्रैक्चर्स हो गए हैं, एंकल के जो कंट्रैक्चर्स हो गए हैं, वो फिर अनट्रीटेड अगर रहेंगे तो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन होगी। ठीक है, कंट्रैक्चर्स बन जाते हैं, पर नी और लॉक्ड एट 90 डिग्री एंड फीट टर्न डाउनवर्ड एंड इनवर्ड इन एन एग्जैजरेटेड पोजीशन ऑफ एक्विनोवायरस। एक्चुअली इसमें ना क्लब फुट भी हो जाता है बच्चे को, एक्विनोवायरस का दूसरा नाम क्लब फुट भी होता है। तो उसने क्या बताया जी, जो हिप होते हैं जी और जो नी होती है वो लॉक हुई होती है 90 डिग्री पे। जिसमें बंदा व्हील चेयर पे बैठा हुआ है तो वो 90 डिग्री पे उसके ना हिप और नी लॉक हो चुके हुए हैं, और फीट क्या हो जाते हैं, वो डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं और इनवर्ड मूव कर जाते हैं। क्लब फुट की अगर पिक्चर देखी जाए ना तो उसके पाँव दोनों अंदर की तरफ मूव किए होते हैं, डाउनवर्ड एंड इनवर्ड इन एग्जैजरेटेड पोजीशन ऑफ एक्विनोवायरस। तो वो बच्चा एक्विनोवायरस में भी चला जाता है। ठीक है, डाउनवर्ड फीड हो जाते हैं और इनवर्ड हो जाते हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ स्फीयर स्कोलियोसिस। और फिर बाद में अब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हम मसल डिस्ट्रॉफी में देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हिप के, नी के, एंकल के कंट्रैक्चर्स बन गए हैं। हमने देखा कि जो होता है हिप और नी वो लॉक हो चुका है 90 डिग्री पर, एक्विनोवायरस बन गया है उसको। फिर हमने देखा कि उसको स्कोलियोसिस भी हो गया, सीवियर स्कोलियोसिस, रेस्पिरेटरी फंक्शन बिकम्स कंप्रोमाइज। तो उसको क्या हो जाता है जी, स्कोलियोसिस हो जाता है, और उसके स्कोलियोसिस की वजह से उसको सांस में मसला हो जाता है, क्योंकि थोरेसिक स्पाइन पे अगर होगा तो उसको सांस लेने में मुश्किल हो जाएगी। फिर कार्डियक इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, उसका दिल भी इन्वॉल्व हो जाता है, और डीजनरेशन हो जाती है और फाइब्रोसिस हो जाती है जी। पोस्टीरियर लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल होता क्या है, हमने ये तो बता दिया कि उसका कार्डियक इन्वॉल्वमेंट है, उसका हार्ट प्रॉब्लम इन्वॉल्व है, लेकिन क्या होगा, डीजनरेट होना शुरू हो जाएगी, फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी जो पोस्टीरियर लैटरल वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की। ठीक है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो पोस्टीरियर लैटरल वॉल होती है उसके अंदर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और मेंटल रिटार्डेशन भी ऐसे बच्चों में कॉमन होती है, क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में है, वो दूसरे बच्चों से पीछे रह गए हैं, तो वो परेशान होने की वजह से और बाकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से उनका मेंटल रिटार्डेशन भी इनके अंदर कॉमन हो जाती है। फिर बाय द 16 से 18 ईयर्स, पहले हमने 8 से 10 साल के बच्चों की बात की थी कि व्हील चेयर की उसको ज़रूरत पड़ गई थी। 6-7 का बच्चा नीचे गिर रहा था, 5-6 वाला उसने कहा था स्टेयर क्लाइंबिंग रेलिंग को पकड़ कर रहा था। लेकिन अब 16 से 18, जब एक बच्चा मैट्रिक पास करने की उम्र होती है ना, उस उम्र में उसने बता दिया पेशेंट्स आर प्री डिस्पोज टू फैटल पल्मोनरी इन्फेक्शन। तो क्या जी 16 से 18 साल की उम्र में उसको जो लंग्स इन्फेक्शन होते हैं वो भी शुरू होना शुरू हो जाते हैं। और फिर अफेक्टेड चिल्ड्रन डाई आइदर फ्राम रिस्पिरेटरी फेलियर ऑफ कार्डियोमायोपैथी। जो अफेक्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो कैसे डाई कर जाते हैं, रिस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, या तो उनको सांस का मसला हो जाता है उस वजह से बच्चे डाई कर जाते हैं, मर जाते हैं, या फिर उनको कोई दिल का मसला हो जाता है दैट इज़ रेजिस्टेंट टू द ट्रीटमेंट। कोई ऐसी दिल की बीमारी लग गई थी या कोई ऐसी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम लग गई थी, ऐसा इन्फेक्शन हो गया था, पल्मोनरी इन्फेक्शन, जो कि ट्रीट नहीं हो सका और फिर बच्चे मर जाते हैं। और फिर अदर केसेस उसने बता दिए काजेज़, एस्पिरेशन एंड एक्यूट गैस्ट्रिक डायलेशन। तो अदर काजेज़ में उसने बताया कि जी एस्पायरेशन, जिसमें एस्पायरेशन नमूनिया होता है, तो इसी तरह एस्पायरेशन की वजह से भी उनको होती है, और एक्यूट गैस्ट्रिक डायलेशन, उनका जो स्टमक वगैरह रीजन है वो डायलेट कर जाता है, वो फूल जाता है। तो अदर काजेज़ भी हमने देख लिया, एस्पायरेशन देख लिया और गैस्ट्रिक डायलेशन देख लिया। फिर डिशियन डिस्ट्रॉफी इज काज बाय द, फिर हमने ऊपर सारी बातें देखी, हमने देखा कि हिप के कंट्रैक्चर बन गए थे, नी के कंट्रैक्चर बन गए थे, हमने देखा कि रिस्पिरेटरी उसका मसला था, हमने कहा दिल का मसला था, और उसको क्लब फुट भी था, स्कोलियोसिस भी बन गया था, और उसका जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो पोस्टीरियर लैटरल वाल थी उसकी डीजनरेशन होना शुरू हो गई थी, फाइब्रोसिस होना शुरू हो गया था। तो ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर देखी हैं। तो ड्यूशेन मसल डिस्ट्रॉफी इज काज बाय द म्यूटेशन ऑफ द जीन डेट इनकोड्स डिस्ट्रॉफिन। तो म्यूटेशन हो जाती है, चेंजेस आ जाती हैं जीन के अंदर जिसने इनकोड करना होता है जो डिस्ट्रॉफिन को। एक डिस्ट्रॉफिन क्या है, 427 KDA प्रोटीन होती है, 427 KDA प्रोटीन होती है, लोकेटेड टू द इनर सर्फेस ऑफ द सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर। तो हमने ये याद रखना है कि जो डिस्ट्रॉफिन है वो क्या होती है। डिस्ट्रॉफिन एक प्रोटीन है जिसका नाम उसने बता दिया है कि 427 KDA प्रोटीन होती है, और ये जो मसल फाइबर के अंदर जो सार्कोलीमा होता है ना, मसल फाइबर के अंदर सार्कोलीमा होती है, उसके इनर सरफेस में ये पाई जा रही होती है। ठीक है, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन है या ऑल दैट। तो मसल फाइबर की जो सार्कोलीमा है उसके अंदर
इनर सरफेस के अंदर डिस्ट्रॉफिन पाई जाती है। इट इज़ लोकलाइज्ड टू द शॉर्ट आर्म ऑफ द, ये भी याद रखना है कि जी जो एक्स क्रोमोसोम का जो शॉर्ट आर्म, एक लॉन्ग आर्म होता है ना, तो इसी तरह जो शॉर्ट आर्म होता है एक्स क्रोमोसोम का एट XP21, तो ये वहाँ पर लोकेटेड होती है। तो हमने क्या देखा कि इट इज़ काज्ड बाय द म्यूटेशन ऑफ द जीन, जीन के अंदर म्यूटेशन हो गई थी और जो जीन ने इनकोड करना था डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन को ना, मतलब डिस्ट्रॉफिन के अंदर भी प्रॉब्लम आ रही है, वो जीन उसको ठीक से इनकोड ही नहीं कर रही। जो 427 की प्रोटीन होती है और किधर पाई जा रही होती है, मसल के ऊपर, मसल का प्रॉब्लम बढ़ रहा है ना, तो सार्कोलीमा ऑफ द मसल के ऊपर वो पाई जा रही थी। इट इज़ लोकलाइज्ड टू द शॉर्ट आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, और फिर उसने हमें क्या बता दिया, इट इज़ लोकलाइज्ड टू द शॉर्ट आर्म ऑफ एक्स क्रोमोसोम, तो ये एक्स क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म के ऊपर पाई जाती है। और उसने हमें बता दिया एट XP21, ये भी उसने हमें बता दिया, क्रोमोसोम की वैल्यू भी उसने हमें बता दिया कि XP21 के ऊपर ये होती है। और द मोस्ट कॉमन जीन म्यूटेशन इज़ डिलीशन, और म्यूटेशन होता क्या है कि एक्चुअली जीन ही डिलीट हो जाती है, जिसने डिस्ट्रॉफिन को इनकोड करना था वो पाई ही नहीं जा रही, वो डिलीट हो गई हुई है। इसके अलावा इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि सिर्फ मैम ने ये पढ़ाई थी, बाकी वाली शायद इतनी फोकस नहीं की हमने, सिर्फ ये एक दफ़ा देख लेते हैं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता हमें पेपर के दौरान भूल भी जाता है कुछ, तो ये डायग्राम अगर याद आएगी तो हम ये तो लिख सकते हैं कि डुशेन मसल डिस्ट्रॉफी में क्या होता है जी, शोल्डर्स एंड आर्म्स आर हेल्ड बैक ऑकवर्डली व्हेन वॉकिंग। तो क्या होता है जी, जो उसके शोल्डर होते हैं जी, वैसे ऊपर हमें याद है, हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, कंट्रैक्चर्स वगैरह पढ़े हैं, स्कोलियोसिस देखा है, रिस्पिरेटरी फेलियर देखा है, कार्डियक इन्वॉल्वमेंट देखी है। इन केस आगे ये भी हमारे इंक्लूड है कि जो शोल्डर्स होते हैं और आर्म्स होते हैं वो हेड बैक ऑकवर्डली, ये जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, उसके जो कंधे हैं और उसके जो बाजू हैं वो पीछे की तरफ गए हुए हैं। जब वो वॉक कर रहा होता है जी, तो कंधे और उसके जो बाजू हैं वो पीछे की तरफ गए हुए हैं, उसकी जो कमर है वो स्वे कर गई हुई है, और उसके जो बट मसल्स हैं वो क्या हो चुके हैं, वीक हैं। उसके बटक के जो मसल्स हैं वो वीक हैं, जो हिप स्ट्रेटनर्स हैं वो उसने बता दिए वीक हो गए हैं। नी में बैंड बैक टू, और जो नी होता है जी वो बैंड बैक किया हुआ है टू टेक द वेट, वज़न उठाने के लिए, वेट बेयरिंग करने के लिए, अपने ही वज़न को उठाने के लिए उसका जो घुटना है वो पीछे की तरफ, बैक की तरफ बैंड किया हुआ है। और थिक लोअर लेग मसल्स, हमने कहा था ना हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो उसके जो ये काफ मसल्स हैं, ये जो लोअर लेग मसल्स हैं वो थिक हैं, और द मसल इज़ मोस्टली फैट एंड नॉट स्ट्रॉन्ग, वो बस फैट या चर्बी ही है, वो स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है। तो हमने ऊपर से ना एक रूटीन, एक तरतीब सीक्वेंस से आ रहे हैं हम, कि हमने शोल्डर और हमने आर्म मसल्स को देख लिया, फिर हमने बैक को देख लिया, फिर बट मसल्स देख लिए, वीक थे। कमर उसने बताइए स्वे की हुई, स्वे बैक है। फिर घुटनों को देखा हमने पीछे से, तो वो क्या थे, वो बैंड बैक किए हुए थे वेट लेने के लिए। फिर काफ मसल्स की बात की, थिक लोअर लेग मसल्स थे, थिक थे मसल्स, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मोस्टली फैट ही थी। और फिर हमने उसके हील कॉर्ड की बात की, एचलिस टेंडन की बात की, वो टाइट हुआ हुआ था, कंट्रक्चर बना हुआ था चाइल्ड में, वाक ऑन द टोज होके पीछे से इतना वो खिंच गया है, इतना अकड़ गया है कि वो टोज के ऊपर बच्चा वॉक करेगा। हाँ जी, हम हील कॉर्ड्स की बात कर रहे थे कि जो उनके हील कॉर्ड्स हो जाते हैं, जो एचलिस टेंडन है या हील कॉर्ड है, वो बहुत उसके कंट्रैक्चर बन जाता है उनका, और वो अपनी टोज़ के ऊपर चलते हैं, वो इतने पीछे से शॉर्ट हो गए हुए हैं। फिर अगर आगे से देखा जाए तो वीक मसल्स इन द फ्रंट ऑफ द लेग काज द फुट ड्रॉप, आगे से वीक है, पीछे कंट्रैक्शन हुई हुई थी, पीछे कंट्रैक्चर बने हुए थे, और आगे वाले थोड़े लंबे हो गए, इलांगेट हो गए, वीक हो गए, और उधर फुट ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो पीछे पीछे उनका क्या हुआ हुआ था, कंट्रैक्चर बना हुआ था, और क्या कहते हैं, हील कॉर्ड का कंट्रक्चर था, बिल्कुल पीछे कंट्रक्चर बना हुआ था, और आगे उसने हमें बता दिया कि फुट ड्रॉप हो जाता है क्योंकि आगे वाले मसल्स वीक हो गए थे। अगर ऊपर से देखें तो बैली स्टिक्स आउट ड्यू टू द वीक बैली मसल्स, बैली भी थोड़ी सी ना स्टिक आउट की हुई है, थोड़ी सी बाहर निकली हुई है ऐसे क्योंकि पीछे जो कमर स्वे हुई हुई है, तो आगे की तरफ थोड़ा सा उसका पेट हुआ हुआ है, और उसके जो बैली मसल्स हैं वो वीक होंगे। चाइल्ड इज़ पुअर एट सिट अप, जब वो मतलब बैठता है उठता है तो वो वीक है। फिर उसके बाद उन्होंने हमें बता दी है कि थिन वीक थाई स्पेशली फ्रंट पार्ट, उसके आगे से जो थाई मसल्स हैं वो बहुत वीक होंगे। ठीक है, थिन वीक मसल्स उसके होंगे थाई के, ख़ास तौर पर स्पेशली फ्रंट पार्ट उनका। और फिर पुअर बैलेंस फॉल्स ऑफन, और इनका जो बैलेंस होता है, हमने अभी बात की है कि उसको कभी टो के ऊपर चलना पड़ रहा है, कभी उसका फुट ड्रॉप हुआ हुआ है, और इसलिए उसका बैलेंस भी ठीक नहीं होगा, ऑकवर्ड क्लमसी वॉकिंग, तो जब वो चलेगा तो ये क्लमसी मूवमेंट आएगी। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। फिर डायग्नोसिस कैसे करना होता है जी, डीएनए स्टडीज़ लुकिंग फॉर डिलीशन इन डिस्ट्रॉफिन जीन, तो डीएनए स्टडी की जाती है जी, डीएनए स्टडी की जाती है लुकिंग फॉर द डिलीशन इन द डिस्ट्रॉफिन जीन, देखा जाता है कि डिस्ट्रॉफिन जीन डिलीट हो गई हुई है कि नहीं, और ये एक लीस्ट इन्वेसिव टेस्ट है टू कंफर्म द डायग्नोसिस।
ये लीस्ट इन्वेसिव टेस्ट होता है। इसमें कोई आपकी इन्वेजन कोई कट शट लगाने की तो ज़रूरत पड़ी नहीं, सिर्फ डीएनए को स्टडी किया है और देख लिया है कि डिस्ट्रॉफिन जीन की डिलीशन हुई हुई है कि नहीं। फिर 30% जो पेशेंट्स होते हैं इन होम डिलीशन इज़ नॉट फाउंड। फिर 30% ऐसे लोग होते हैं जो उनको उनके अंदर ना डीएनए स्टडी तो की जाती है लेकिन डिलीशन का पता नहीं चलता। तो फिर मसल बायोप्सी की जाती है, मसल का थोड़ा पार्ट कट करके उसको टेस्ट किया जाता है, मसल बायोप्सी की जाती है इज़ रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रॉफिन। फिर मसल बायोप्सी से पता चलता है कि जो डिस्ट्रॉफिन है वो वाकई एब्सेंट हुई हुई है। फिर सीरम सी के लेवल्स आ जाते हैं जी मार्कली एलिवेटेड ग्रेटर दैन 10,000। तो सीरम सी के लेवल जिस भी हम मसल डिस्ट्रॉफी की बात करेंगे उसके अंदर जो सीरम सी का लेवल है, साइटोकाइनिन्स का जो लेवल है, सी के लेवल है, वो एलिवेट ही हुआ होगा। और उन्होंने इधर डिशीन मसल डिस्ट्रॉफी के अंदर तो बता भी दिया है कि 10,000 से ज़्यादा होगा, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा होगा। फिर ईएमजी की बात की जाए, इलेक्ट्रोमायोग्राफी की बात की जाए, तो इसके अंदर मायोपैथिक चेंजेस आएंगे। तो ये डायग्नोसिस में हमने डीएनए स्टडी करके देखा। फिर मसल बायोप्सी में भी एब्सेंस ऑफ डिस्ट्रॉफिन ही देखी है। फिर सीरम सी के लेवल को देखा है जो कि एलिवेटेड था 10,000 mU/ml से ज़्यादा है। और फिर ईएमजी जब कराई गई है तो उसके अंदर मायोपैथिक चेंजेस नज़र आई हैं, ठीक है, मायोपैथिक चेंजेस नज़र आई हैं। और मसल बायोप्सी की अगर बात की जाए तो वेरिएशन इन द साइज़ ऑफ फाइबर्स, तो जो साइज़ ऑफ फाइबर्स थे वो मसल फाइबर्स की बात हो रही है कि उनका जब मसल बायोप्सी कराई जाएगी, दोबारा उन्होंने मसल बायोप्सी की बात कर दी है। जब मसल बायोप्सी कराई जाएगी तो जब देखेंगे तो जो मसल के जो फाइबर्स हैं उनका साइज़ वेरी हो गया हुआ है, फाइब्रोसिस हो गया हुआ है, ग्रुप ऑफ बेजोफिलिक फाइबर्स। तो जो बेजोफिलिक फाइबर्स हैं वो नज़र आएंगे और वो ओपेक होंगे। फिर हाइपर कंट्रैक्टेड फाइबर्स नज़र आएंगे, हाइलिन फाइबर्स, जो हाइलिन कार्टिलेज होती है, हाइलिन जो फाइबर्स होंगे वो हाइपर कंट्रैक्टेड। तो ये मसल बायोप्सी में हमने चीज़ें खुद याद करनी है कि वेरिएशन इन द साइज़ ऑफ फाइबर्स के उनका साइज़ वेरी कर रहा है। फिर फाइब्रोसिस हुआ हुआ है। फिर जो ग्रुप ऑफ बेजोफिलिक फाइबर्स, तो ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं, फाइबर्स का साइज़, फाइब्रोसिस, बेजोफिलिक फाइबर्स और फिर हाइपर कंट्रैक्टेड हाइलिन फाइबर्स के जो हाइपर कंट्रैक्टेड हो गए होंगे हाइलिन फाइबर्स। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली हैं। अच्छा जी, फिर वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस किया गया मसल बायोप्सी स्पेसिमेंस का। तो जो वेस्टर्न ब्लॉट, जिस तरह वेस्टर्न कहते हैं, ईस्टर्न और वेस्टर्न होता है बाहर के, मतलब, ठीक है, जो होता है, तो वेस्टर्न ब्लॉट ब्लॉट वे में होता है। जो ब्लॉट एनालिसिस किया गया मसल बायोप्सी स्पेसिमेंस का, जो भी हमें मसल बायोप्सी में चीज़ें निकली थी, जैसे हमने ऊपर बात की है, बेजोफिलिक फाइबर्स थे, हाइपर कंट्रैक्टेड फाइबर्स थे, है जो भी उसको बायोप्सी के अंदर स्पेसिमेंस मिले हैं उनका ब्लॉट एनालिसिस किया गया, रिवीलिंग एबनॉर्मलिटीज़ ऑन द क्वांटिटी एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन। तो क्या नज़र आया कि एबनॉर्मलिटीज़ हो गई ऑन द क्वांटिटी, या तो उनकी क्वांटिटी भी बदल गई हुई है और जो मॉलिक्यूलर वेट होता है डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन का उसके अंदर भी एबनॉर्मलिटीज़ आ रही हैं कि जो डिस्ट्रॉफिन है या तो उसका वज़न ठीक नहीं है या उसकी क्वांटिटी ठीक नहीं है, या तो वो बहुत कम है और या तो वो उसका वज़न ठीक नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट चेंज है। तो ये वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस में पता चला था उसकी कि क्वांटिटी नहीं ठीक उसकी और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो ठीक नहीं है। फिर आ जाता है जी इम्यूनोसाइटोकेमिकल स्टेनिंग ऑफ द मसल। तो ये ज़रा थोड़ा-सा है डिफ़िकल्ट, ये हमारे फील्ड में इतना नहीं है, हमें इतना इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं। इम्यूनोसाइटो, आईसीसी से याद रख लो, इम्यूनोसाइटोकेमिकल, ठीक है। स्टेनिंग की गई मसल की विद डिस्ट्रॉफिन एंटीबॉडीज़। तो हमने देखा कि जो ऐसे मसल्स की स्टेनिंग की गई, स्टेन होता है ना, रंग लगाना या स्टेन करना, तो मसल्स की स्टेनिंग की गई जिसके अंदर डिस्ट्रॉफिन की एंटीबॉडीज़ पाई जा रही थी, ठीक है। तो इम्यूनोसाइटोकेमिकल स्टेनिंग ऑफ द मसल विद डिस्ट्रॉफिन एंटीबॉडीज़ कैन बी यूज्ड टू डेमोंस्ट्रेट एब्सेंस। तो ये क्यों यूज़ होती है जी, ताकि हम डिमॉन्स्ट्रेट कर सकें एब्सेंस और द डेफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रॉफिन। इससे भी हमें यही पता चला था कि एब्सेंस हुई हुई है या फिर डिस्ट्रॉफिन की डेफिशिएंसी हुई हुई है लोकलाइजिंग टू द सार्कोलीमल मेम्ब्रेन, जो कि वो जो डिस्ट्रॉफिन हमने पहले बात की थी कि वो सार्कोलीमल मेम्ब्रेन में पाई जा रही होती है जी। तो सार्कोलीमल मेम्ब्रेन के अंदर डिस्ट्रॉफिन की या तो कमी हुई हुई है या एब्सेंस या डेफिशिएंसी है। तो ये सब चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। तो इन सारे टेस्ट का मतलब यही है कि हम जी डेफिशिएंसी को देख लें, डिस्ट्रॉफिन की एब्सेंस को देख लें। तो हमने डीएनए स्टडीज़ की, हम वैसे ही एक दफ़ा रिवाइज़ कर रहे हैं कि हमने डीएनए स्टडीज़ की जिसके अंदर हमने डिलीशन को देखा। फिर हमने कहा कि अगर डिलीशन नहीं पता चल रही 30% लोगों में तो मसल बायोप्सी करा ली गई ताकि एब्सेंस को देखा जाए। फिर सीरम सी का लेवल देखा, वो एलिवेटेड होती है। फिर ईएमजी देखी, क्योंकि मसल्स की बात हो रही है तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी तो कराएंगे, मसल्स की बात है तो मायोपैथिक चेंजेस उसके अंदर भी नज़र आई। फिर मसल बायोप्सी जब उन्होंने सही वाली कराई तो उसके अंदर साइज़ ऑफ फाइबर्स के अंदर चेंजेस आ रही थी, फाइब्रोसिस था,
और जो बेजोफिलिक फाइबर्स थे वो थे, हाइपर कंट्रैक्टेड फाइबर्स थे, हाइलिन फाइबर्स थे। फिर वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस देखा गया मसल बायोप्सी स्पेसिमेंस का, राइट। वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस जब कराया गया, जो मसल बायोप्सी के स्पेसिमेंस आ रहे थे, तो उससे हमें क्या चीज़ मिली? एबनॉर्मलिटीज़ ऑन द क्वांटिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन। तो हमें क्वांटिटी उनकी ठीक नज़र नहीं थी आ रही एक तो, और उनका जो मॉलिक्यूलर वेट था। तो वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस में हमने क्या देखा? क्वांटिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ऐसे याद करो, डब्ल्यू से वेस्टर्न, डब्ल्यू से वेट ऑफ डिस्ट्रॉफिन, इस तरह याद हमें शायद रह जाए, ठीक है। कि हमने यही देखा था कि उसकी क्वांटिटी कम हो गई हुई थी और उसका मॉलिक्यूलर वेट कम था। और इसी तरह इम्यूनोसाइटोकेमिकल डेफिशिएंसी देखी गई मसल की। तो ये जो स्टेनिंग की गई सॉरी मसल की, तो उसके अंदर हमें क्या पता चला? यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट एब्सेंस और द डेफिशिएंसी ऑफ डिस्ट्रॉफिन। तो इससे हमें पता चला कि यहाँ तो एब्सेंस हो गई हुई है या डेफिशिएंसी हो गई हुई है डिस्ट्रॉफिन की। फिर ट्रीटमेंट इसका आ जाता है जी। फिर हम अगले पे चले जाएंगे। ट्रीटमेंट में क्या होता है जी? फिजिकल थेरेपी आ जाती है। एम टू कीप द जॉइंट्स एज लूज एज पॉसिबल। तो अब फिजिकल थेरेपी क्या होगी? फिजिकल थेरेपी का मकसद यही होता है कि हम जॉइंट को इतना लूज़ रखें जितना पॉसिबल हो, क्योंकि कंट्रैक्चर्स पड़ जाते हैं ना। तो हम लोगों ने जो फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट कराना है, तो उसका मकसद सिर्फ यही होगा कि जॉइंट्स को इतना लूज़ रखो जितना पॉसिबल हो सकता है। कमेंस्ड एट 3 से 4 ईयर्स ऑफ एज। जो फिजिकल थेरेपी है वो 3 से 4 साल की उम्र में शुरू करा देनी चाहिए, ठीक है। जो उसकी स्कूल की एंगेज होती है ना, उस वो तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर हम वैसे ही इसको समझने के लिए कह रहे हैं कि 3 से 4 साल की उम्र में फ़िज़िकल थेरेपी शुरू करा देनी चाहिए। व्हेन पेरेंट्स आर टॉट टू स्ट्रेच द चाइल्ड्स हील कॉर्ड। और पेरेंट्स को सिखाओ, क्योंकि उसका हील कॉर्ड क्या हो गया है जी? टाइट हो गया है, तो उसके ऊपर स्ट्रेचिंग करने की कोशिश करें। हिप फ्लेक्सर्स की, आईटी बैंड की ऑन द डेली बेसिस। तो 3 चीज़ों की उसने हमें बात की है कि उनको सिखाया जाता है कि वो स्ट्रेच करें। पेरेंट्स को सिखा दिया जाता है कि जिस तरह प्लांटर फ्लेक्शन करके उसको स्ट्रेचिंग मिलेगी हील कॉर्ड को, ठीक है। सॉरी, डॉर्सी फ्लेक्शन करके, ऐसे खींच कर। तो हमने क्या देखा है कि जी वन पेरेंट्स आर टॉट टू स्ट्रेच चाइल्ड्स हील कॉर्ड्स। तो उनको सिखाया जाता है कि वो स्ट्रेच करना शुरू कर दें हील कॉर्ड्स को, हिप फ्लेक्सर्स को और आईटी बैंड को। इन 3 चीज़ों को, हील कॉर्ड्स को, हिप फ्लेक्सर्स को और आईटी बैंड को स्ट्रेच करेंगे। पेरेंट्स को ये चीज़ सिखा दी जाती है कि वो करें। फिर नाइट स्प्लिंट्स कैन भी कंसिडर्ड। रात को सोते वक्त या रात के वक्त जो स्प्लिंट्स लगाने चाहिए मसल डिस्ट्रॉफी वाले पेशेंट्स को, तो वो लगाए जा सकते हैं। फिर ब्रेसिंग के लिए भी, मसल डिस्ट्रॉफी में ब्रेसिंग की भी बात की है उसने। अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ब्रेसिंग डिले द चाइल्ड्स प्रोग्रेशन इन द व्हील चेयर बाय अप्रॉक्सीमेटली, ताकि उसके कंट्रैक्चर्स ना बने। ऐसे ब्रेसिंग लगाओ, ऐसी पोजीशन में ब्रेसिंग लगाओ कि उसके कंट्रैक्चर्स ना बने। और अगर अच्छे ब्रेसिंग लगाए जाएंगे तो चाइल्ड 2 साल थोड़ा लेट व्हील चेयर पर जाएगा। उसकी जो प्रोग्रेशन थी व्हील चेयर के लिए वो थोड़ी डिले हो जाएगी, वो देर से व्हील चेयर पर पहुँचेगा। फिर सर्जरी आ जाती है जी। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ द लेग ऑफन अकम्पनीज ब्रेसिंग। तो जो रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होती है जी लेग की, उसके साथ साथ रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी कराई जाती है और उसके साथ साथ ब्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है। और मकसद यही होता है जी टू कीप द लेग एक्सटेंडेड एंड प्रिवेंट द कंट्रक्शंस ऑफ द आईटी बैंड। सर्जरी और ब्रेसिंग इसलिए की जाती है, ब्रेस इसलिए लगाए जाते हैं कि उसकी टांग सीधी रहे और उसको फ्लेक्शन कंट्रैक्चर ना बन जाए, ठीक है ना। प्रिवेंट कंट्रक्शंस, आईटी बैंड का भी कंट्रक्चर ना बन जाए और हिप फ्लेक्सर्स का भी कंट्रक्चर ना बन जाए। फिर परक्यूटेनियस टीनोटॉमीज आ सकती हैं जी। आप एक्चुअली स्टैंडर्ड होकर तो क्या है जी, ओके। परक्यूटेनियस टीनोटमीज़ इसको एक्चुअली कहते हैं। टीनोटमी की जाती है एक्चुअली स्टैंडन की। इसको एक दफ़ा बंदा सर्च करे टीनोटमी होता क्या है। हाँ जी, जो टीनोटमी है वो क्या होता है जी? थोड़ा सा कट करना होता है सर्जरी के थ्रू, या कट करते हैं टेंडन को। ऑटमीज़ वर्ड ही एक्चुअली सर्जरी रिलेटेड चीज़ों के लिए यूज़ हो रहा है। तो परक्यूटेनियस टीनोटमी की जाती है कि मतलब स्किन के ऊपर से ही उसको थोड़ा सा मतलब काट दिया जाता है उस टेंडन को। और एक्चुअली उस टेंडन को जो पेनफुल है ज़्यादा। और नी फ्लेक्सर्स की भी उसने हमें बात कर दी है। नी फ्लेक्सर्स कौन से होते हैं भला? जो कि हैमस्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है। हैमस्ट्रिंग्स एक्सटेंसर्स है ना, और नी के हिप के एक्सटेंसर्स और नी के फ्लेक्सर्स बनते हैं। इसी तरह हिप फ्लेक्सर्स कौन से हैं? क्वाड्रिसेप्स है। एक्चुअली वो हैमस्ट्रिंग्स और क्वाड्रिसेप्स की बात कर रहे हैं, लेकिन बात दोनों फ्लेक्सर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों दोनों केसेस में नी के भी फ्लेक्सर्स की बात कर रहे हैं और हिप के भी फ्लेक्सर्स की बात कर रहे हैं, राइटी बैंड्स है। तो हमने क्या देखा कि हम इसका ट्रीटमेंट देख रहे थे और इसके अंदर हमने देखा कि परक्यूटेनियस टिनोटमी हमने देखी थी। वो भी किस किस की टिनोटमी हो सकती है? एक्चुअली टेंडन की हो सकती है। और अगर और साथ साथ उसने हमें बता दिया है कि नी के फ्लेक्सर्स की हो सकती है और हिप के फ्लेक्सर्स की हो सकती है और आईटी बैंड की भी। फिर उसके बाद उसने हमें बताया है फार्माकोलॉजिकल, अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो प्रेडनिसोलोन आ जाता है, इम्प्रूव द मसल स्ट्रेंथ।
तो ये आपने मेडिसिन याद रखनी है। प्रेडनिसोलोन होती है जो कि इम्प्रूव करती है जी मसल स्ट्रेंथ को और मसल के फंक्शन को, और ये 3 साल तक ये दवाई खानी पड़ती है प्रेडनिसोलोन। और डेफ्लाजिकॉर्ड आ जाती है जो कि सिंथेटिक स्टीरॉयड होती है, ठीक है। जो डेफ्लाजिकॉर्ड होती है वो क्या है, एक सिंथेटिक स्टीरॉयड है। हम इसको इस तरह याद कर रहे हैं, सिंथेटिक स्टीरॉयड। एक दफ़ा दोबारा से हम फटाफट देख लेते हैं इसको। और फिज़िकल थेरेपी की गई टू कीप द जॉइंट एज लूज एज पॉसिबल। इसके ट्रीटमेंट में हमने फिजिकल थेरेपी करा दी और 2 3 से 4 साल में शुरू करा दी। और हमने कहा पेरेंट्स को सिखा देना है कि वो स्ट्रेच करें चाइल्ड का हील कॉर्ड को, हिप फ्लेक्सर्स की स्ट्रेचिंग कर दे, राइट, और इलियो टिबियल बैंड्स की कर दे। फिर हमने नाइट स्प्लिंट्स की बात की, वो यूज़ हो सकते हैं। फिर हमने ब्रेसिंग की बात की, हम अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ब्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं और जो कि डिले कर देंगे उसकी प्रोग्रेशन टू द व्हील चेयर, ताकि वो बच्चा 2 साल देर से जाए, ठीक है। फिज़िकल थेरेपी, स्प्लिंट्स, ब्रेसिंग, सर्जरी। सर्जरी में रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हमने की है उसकी, और साथ साथ ब्रेसिंग भी, और जो कि लेग को एक्सटेंड रखेगा और उसके कंट्रैक्चर्स बनने। आईटी बैंड हर तरफ आ रहे हैं क्योंकि हमने कहा था वो टाइट हो जाता है ना, वो कंट्रैक्शन में चला जाता है आईटी बैंड के। और हिप फ्लेक्सर्स की बात कर रहे हैं, क्वाड्रिसेप्स की बात कर रहे हैं, उनके कंट्रैक्चर्स ना बन जाएँ। फिर परक्यूटेनियस एनाटॉमी इज एक्चुअली स्टैंडर्ड नी फ्लेक्सर्स, हिप फ्लेक्सर्स एंड इलियोटिबियल बैंड्स। फिर प्रेडनिसोलोन की बात की है कि वो क्या कर देती है, इंप्रूव कर देती है मसल स्ट्रेंथ को और उसके फंक्शन को 3 साल के लिए देनी पड़ती है ये। और डेफ्लाजिकॉर्ड, डेफ्लाजैकर्ड, जिस तरह भी आपने इसको याद करना है, वो एक दवाई है जो कि सिंथेटिक स्टीरॉयड है। तो ये नाम इसका याद रखना है कि डेफ्लाजिकॉर्ड। फिर आ जाती हमारी एक ख़त्म हो गई है, हमने उसके अंदर काफ़ी चीज़ें देखी हैं। इसका ओवरव्यू लेना है तो फटाफट से ले लेते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा चीज़ें माइंड में वो करना थोड़ा हो जाता है। ज़्यूडो हाइपरट्रॉफी हमने इसके अंदर देखा था, और 30 होते हैं पर 1 लाख। फिर हमने गोवर्स मैन्योवर इसके अंदर याद रखना है। 2 साल पहले शुरू में पता नहीं चलता, 2 साल में पता लगता है जब बच्चा चलना शुरू करता है। फिर आईटी बैंड इसका और हील कॉर्ड इसका टाइट हो जाता है 5 से 6 साल के बाद, ठीक है। जो बच्चा होता है वो लेबर्ड होता है, बिकम्स, उसके लिए सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होती हैं, लेकिन वो रेलिंग से चढ़ ही रहा होता है। 6 7 में बच्चा गिरना शुरू कर देता है, और 8 से 10 में वो व्हील चेयर पर चला जाता है क्योंकि उससे ना सीढ़ियाँ चढ़ना होती हैं ना उसे उठना होता है फ्रॉम द फ्लोर। फिर हमने कंट्रैक्शंस देखे, हिप के देखे, नी के देखे, एंकल के देखे, और फिर हमने हिप और नी लॉक देखा, एक्वाइनोविरस देखा, हमने क्लबवुड देखा कि फीट डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव कर गए हुए हैं। और फिर स्कोलियोसिस देखी और रिस्पिरेटरी फंक्शन देखा, कार्डियक प्रॉब्लम्स देख ली, इसमें डीजनरेशन एंड फाइब्रोसिस के हमने देखा कि पोस्टीरियर लेटरल वॉल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की बस याद रखनी है उसकी, जो पोस्टीरियर लेटरल वॉल होती है वो, और मेंटल रिटार्डेशन भी देख ली इसके अंदर। फिर 16 से 18 साल में पल्मोनरी इन्फेक्शंस बहुत ही खतरनाक किस्म के हो जाते हैं, और फिर रिस्पिरेटरी फेलियर और कार्डियोमायोपैथी की वजह से बच्चे की डेथ हो सकती है। फिर अदर काजेज़ में एस्पिरेशन एंड गैस्ट्रिक डायलेशन की बात कर दी, और फिर इसकी जीन की बात की। म्यूटेशन ऑफ द जीन, डिस्ट्रोफिन जीन होती है जो कि 427 केरिया प्रोटीन होती है, जो कि इनर सरफेस ऑफ द सार्कोलीमा ऑफ द मसल फाइबर में पाई जा रही होती है। मुझे लगता है ये वीडियो लंबी बन जानी है क्योंकि हम आराम आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो कि सार्कोलीमा ऑफ द मसल लेयर में पाई जा रही थी, शॉर्ट आर्म ऑफ द एक्स क्रोमोसोम XP21 के ऊपर ये होती है, ठीक है। और म्यूटेशन क्या होती है जी, डिलीट हो जाती है। फिर हमने ये चीज़ देखा, शोल्डर पीछे चले गए थे, कमर स्वे कर गई थी, बटक मसल्स वीक थे और वीक ही थे। और फिर नी को हमने देखा वो बैकवर्ड मूव कर रहा था टू टेक द वेट। फिर काफ मसल्स क्या थे, हाइपरट्रॉफी थे, मसल्स थिक थे लेकिन फैट थी वो सारी, और स्ट्रॉन्ग नहीं थे, टाइट हो गया था। हील कॉर्ड्स कंट्रैक्शंस बने हुए थे, आगे से फुट ड्रॉप हो गया था क्योंकि वीक मसल्स हो गए थे, आगे वाले मसल्स वीक थे लेग के, फुट ड्रॉप हो गया था। फिर ऑकवर्ड क्लैम्पसीनेस, फिर बेली उसकी क्या थी, वो बाहर की तरफ निकली हुई थी, बेली स्टिक्स आउट थी, फिर द वीक बेली मसल्स। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, वैसे ही रिवाइज़ कर रहे हैं ताकि दिमाग से एक दफ़ा गुजर जाइए। फिर थिक थिन वीक थाइस थी, लेग्स थी, थिन थी और वीक थी। और फिर पुअर बैलेंस आ जाता है, और फिर ऑकवर्ड क्लैम्पसी आ जाता है जी, वॉकिंग। फिर डायग्नोसिस हो जाता है जी, डीएनए स्टडीज़ हमने देख ली थी, उसके अंदर हमने देखा कि डिलीशन ऑफ द जीन देखी, और मसल बायोप्सी अगर 30% लोगों को डिलीशन नज़र नहीं आती, डिस्ट्रोफिन की डिलीशन नहीं आती, तो ये एक इन्वेसिव था ऊपर वाला डीएनए, अच्छा वो नहीं आती तो फिर मसल बायोप्सी कराई जाती है। फिर सीरम सी के लेवल की बात कर दी कि जो सीरम सी का लेवल होता है जी वो एलिवेटेड होता है जी, 10,000 से ज़्यादा होता है। और ईएमजी की बात की तो मायोपैथिक चेंजेस देख ली, काफ़ी पढ़ी जा रहे हैं हम, पढ़ी जा रहे हैं, तो इसको आराम आराम से देखना है।
फिर मसल बायोप्सी के अंदर हमने कुछ चीज़ें देख ली थी, फाइब्रोसिस, बेसोफिलिक सेल्स, हाइपर कंट्रैक्टेड फाइबर्स। फिर वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस देख लिया था मसल बायोप्सी का, जिसके अंदर रिवीलिंग एबनॉर्मलिटीज़ ऑन द क्वांटिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डिस्ट्रोफिन। तो वेस्टर्न ब्लॉट में हमें पता चल गया था जब हमने स्पेसिमेंस देखा था कि उसकी क्वांटिटी कम है, मॉलिक्यूलर वेट भी एबनॉर्मल है। और इम्यूनोसाइटोकेमिकल स्टेनिंग जब की गई थी तो उसमें भी हमें पता चला था कि एब्सेंस ही है और डेफिशिएंसी ही है। इन सब की वजह से हमें एब्सेंस और डेफिशिएंसी का पता चला था। ट्रीटमेंट में फिजिकल थेरेपी हमने ट्रीटमेंट देख लिया था। और इसका मकसद क्या था जी? टू कीप द जॉइंट्स एज लूज एज पॉसिबल। कमेंस 3 से 4 ईयर्स में शुरू कर देते घर में उनको सिखाया जाए कि हील कॉर्ड्स को वो क्या करें, स्ट्रेच करते रहें, और हिप फ्लेक्सर्स को स्ट्रेच करते रहें, और इलियोटिबियल बैंड को स्ट्रेच करते रहें। नाइट स्प्लिंट्स लगा लें, ब्रेसिंग यूज़ कर लें, अप्रोप्रिएट ब्रेसिंग यूज़ कर लें वो, और ताकि वो व्हील चेयर पर 2 साल थोड़ा डिले हो जाए उनका। सर्जरी रिकन्स्ट्रक्टिव थी। और टू कीप द लेग एक्सटेंडेड, परक्यूटेनियस टेनोटमीज़ एचिलियस टेंडन की, और फार्माकोलॉजिकल एंड प्रेडनिसलोन दी थी, और डेफनेस रिकॉर्ड आ गई थी।